डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अक्टूबर माह का असाइनमेंट बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपके परीक्षा की दृष्टि से आपके जो मॉडल पेपर आएंगे उसको भी इसी तरह से हम पूरा सॉल्यूशन करवा के देंगे आपको। और आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी एमसीक्यू बेस्ड होगा, लेकिन फाइनल ईयर एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का रहेगा। और जो अर्धवार्षिक में जितना विषय आप पढ़ेंगे उसको छोड़ करके बाकी विषय जो है आपका, जो मतलब सिलेबस में से जितना पढ़ेंगे उसको छोड़ करके बाकी के एग्ज़ाम में जो है नेक्स्ट टाइम आधा आएगा, आधा इस समय आएगा, मतलब आधा आधा पार्ट कर दिया गया है। मैंने उसके लिए वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर जो है ये मैंने अभी अभी आपके एक दो जो ज़िलों में कुछ पेपर हुए थे जिसको अर्धवार्षिक पेपर 2021-22 के नाम से दिया गया बोर्ड के द्वारा, और बोर्ड ने जो पेपर जारी किए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन इस वाले पेपर में दे दिए हैं, यानी कि वो सारे उस क्वेश्चन पेपर को भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। और जो मासिक एग्ज़ाम आपका सितंबर में हुआ था उसके मैंने सारे विषय सॉल्व कराए थे आपको, और जो बचे हुए विषय हैं वो मासिक एग्ज़ाम के परीक्षा के वो इसमें अभी आपके होंगे, आपके इस महीने में होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सितंबर के ऑलरेडी डाल दिए हैं, अब अक्टूबर के जो बचे हुए थे परीक्षाएं वो जो है विषय यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अमीबा किस अंग से भोजन को ग्रहण करता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर सही होगा कूट पाद से। उसके बाद में पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से उसका पाचन होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें टाइलिन पाया जाता है। और ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में उसका परिवर्तन होता है। इसके बाद आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा है मानव में श्वसन वर्णक का कार्य क्या है, तो कार्य कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन है जो श्वसन वर्णक का कार्य करता है, ऑक्सीजन को ट्रैवल कराता है। उसके बाद में पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर जो है हृदय के किस भाग में आता है, तो दायां आलिंद में आता है अशुद्ध रुधिर। और सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 120/180, यानी उच्चतम 120 और न्यूनतम 180 होता है। तो कभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन उच्चतम कितना होता है या न्यूनतम कितना होता है, और ऑप्शन दे देगा 10, 20, 30, 50, 80। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से भी क्वेश्चन को घुमाया जाता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए आपके प्लेटलेट्स जो हैं उत्तरदायी होते हैं। और मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, जिसको वक्राणु भी बोलते हैं, वक्राणु जो पार्ट है। उसके बाद में आपका जो है चित्र में डी में दर्शाया गया क्या है, तो ये डी चित्र जो है इसमें दर्शाया गया है रंध्र, ये इसका आंसर है। इसके बाद आते हैं हम निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, तो ये जाइलम जो है ऊपर की ओर गति कराता है, और ये क्या करता है, जल और घुलनशील लवणों को ट्रैवल कराता है ना। और फ्लोएम क्या करता है, आपका शर्करा को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है, और ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ करता है गति। ठीक है, सॉरी, नीचे की तरफ गति करता है, ये ऊपर की तरफ और गति करता है। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हमारे आमाशय के में अम्ल की भूमिका क्या है, तो अम्ल हमारे जो पाचन तंत्र में पाचन में करने में सहायता करता है, रोगाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है, जो आपके भोजन में उपस्थित रोगाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाओं का वर्णन आपको करना है। तो पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु में आपकी उपस्थित होती है, उसको वो ले लेते हैं, और भूमि से जल तथा खनिज लवण ले करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन को गैस को बाहर निकालते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं हैं। वाष्पोत्सर्जन का पौधों में क्या महत्व है, तो इसका महत्व ये है कि ये जो है वाष्प के रूप में जल के बाहर निकालने की क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन, और इस क्रिया के दौरान जो है ये अवशोषण को नियमित करता है, और ज़्यादा जल होने के कारण ये जो है वाष्पोत्सर्जन से जल को जो है बाहर निकाल देता है। पौधों में तापमान को संतुलन बनाए रखने में ये काम आता है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 में देने हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या आपको करनी है। दोहरा परिसंचरण तंत्र केवल मानव में पाया जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक चक्र रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। ठीक है, रुधिर 2 बार जाता है, तो हृदय का दायां और बायां भाग जो है ऑक्सीजनकृत और अनऑक्सीजनकृत रुधिर को मिलने से रोक लेता है। चूँकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्वक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए और निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए
परिसंचरण तंत्र जो है हमारा लाभदायक है और उसकी आवश्यकता भी है। उसके बाद आते हैं आपको अवायवीय और अवायवीय जो श्वसन है उसमें अंतर आपको बताना है। तो इसमें आपका एक होता है कि इसमें वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, दूसरे में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। एक में आपका ग्लूकोज पूरा खंडित हो जाता है, एक में जो पूर्ण खंडित नहीं होता। उसके बाद में आपका पहले वाले में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये एमसीक्यू भी बनेगा कि आपका कौन सा पदार्थ बनता है तो अंतिम उत्पाद में, तो ये आपका एमसीक्यू बन जाता है। और दूसरे वाले में लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल बनता है, तो ये भी एमसीक्यू के रूप में आप समझ सकते हैं। और इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और दूसरे वाले में कम ऊर्जा निकलती है। उसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं कि कौन से चीज़ों में पाया जाता है, तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। उसके बाद में पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये क्षुद्रांत में जो है पूरा पचा हुआ भोजन जो है अवशोषित होता है। हजारों सूक्ष्म विलाई होते हैं जो उंगलियों की तरह होते हैं और इसी कारण इनका आंतरिक क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अवशोषण भी बढ़ जाता है और अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंच जाता है। इसके बाद आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। फुफ्फुस में कूपिकाओं तथा वृक्क में वक्राणु की रचना तथा कार्य विधि की तुलना हमें करनी है। तो देखिए कूपिकाओं का कार्य क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध वायु का वहन करती हैं, आकार में छोटी होती हैं और शरीर में रसायन CO2 गैस के रूप में निकालती हैं। उसके बाद में वक्राणु क्या होते हैं, इसमें शुद्ध व अशुद्ध रुधिर जो है वायु का वहन करती हैं। और उसके अलावा इसमें नेक्स्ट जो है इसका लूपदार बड़े आकार का होता है और इसके बाद में इसका हम लिख सकते हैं शरीर में नाइट्रोजन युक्त रसायन मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। इसमें और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, इसको और भी बड़ा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तुलना के रूप में मैंने इतना समझा दिया आपको। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में देना है। तो आपको श्वसन तंत्र जो है इसका आंसर होगा हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है, तो श्वसन तंत्र है। और श्वसन तंत्र के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। श्वसन तंत्र के बारे में आप अपनी मर्जी से बुक से जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। कम से कम उसमें आपके 100 शब्द या 80 शब्द होने चाहिए। उसके बाद बी ऑप्शन है हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की क्रिया विधि को समझाना है, मतलब कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में ट्रैवल करता है। तो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। ये वर्णक फेफड़ों में वायु कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विसरित कर देता है या पहुंचाता है। पुनः ये उपचायत क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करता है और रक्त परिवहन के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाता है और फेफड़ों द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया हमारे श्वसन तंत्र का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया विधि। अब है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रिया विधि बतानी है। तो ये हमारी नेफ्रॉन की ऐसा डायग्राम आपके बुक में है, उसको आप बना लेंगे। जो इजी लगे वैसा डायग्राम आप बना लीजिए और इस तरह का डायग्राम बनाने के बाद में नेफ्रॉन का आप इसके क्रिया विधि बता देंगे। तो यहाँ पर हमने क्रिया विधि लिखी है। तो यहाँ पे वक्र उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। वक्र में आधारी निस्यंदन एकक बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। प्रत्येक कोशिका, यहाँ पे कोशिका है, केशिका नहीं है, कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। वक्र में ऐसे अनेक निस्यंद एकक होते हैं जिन्हें वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और आदि प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं, मतलब ये आपके वहाँ पे रह जाते हैं, जैसे प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं और प्रचुर मात्रा में जल, ठीक है, ये पूरा एक साथ लिखना है। प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। प्रत्येक वक्र में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका में प्रवाहित होता है। इन पदार्थों का चयनित पुनर्शोषण हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका कार्य है और इसको आप और भी अपने तरीके से बड़ा लिखना चाहें तो और भी बड़ा लिख सकते हैं। शॉर्ट से शॉर्ट है, आप इतना लिखेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और थोड़ा सा इस चित्र के बारे में बता देंगे कि ये चित्र इन चीज़ों, मतलब ये आपका नेफ्रॉन है, इन चीज़ों से सम्मिलित होकर के बनता है।
ये चीज़ आपको बस इसमें बतानी है। तो ये है आपका बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अदर सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस देखने के लिए जैक बोर्ड की 10th क्लास को देखिए, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। और आपका जो दूसरा विषय है हिंदी, उसको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, उनके लिए भी आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।